तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आज एक और नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सरगना, उस सरगना की जिसकी जिंदगी में सबसे बड़ा जो मोड़ आता है उसके पहले के 26 दिन की कहानी। वो 26 दिन जिन्होंने उस सरगना की जिंदगी बदल के रख दी। क्या हुआ उन 26 दिनों में, कैसे कड़ी से कड़ी मिलती गई और वो शख्स जो तब तक एमएलए बन चुका था, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन एक नहीं चली, हथकड़ियाँ लग गई और उसके बाद उसी केस में उसको उम्र कैद की सज़ा होती है। कैसे हुआ ये पूरा कांड? सिर्फ 26 दिन में 24 मार्च 2008 से लेकर 20 अप्रैल 208 की कहानी आज शुरू करते हैं। लेकिन ये 3 किस्तों में होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। हमने एक नए तरीके से, मैंने आपसे बात किया था पहले कि कुछ चेंज करने की बात कर रहे हैं अपनी चैनल के कंटेंट में। वो बातें जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हैं आपने सुन ली, हमने सुना दी, लेकिन उनके पीछे की एक कहानी होती है जो बहुत कम लोगों को मालूम होती है। तो पर्दे के पीछे, उस क्राइम के पीछे, उस जराइम के पीछे कि जो निटी ग्रिटीज होती हैं, छोटी छोटी बातें जिनका कभी किसी को अंदाज नहीं होता, कयास नहीं होता, ऐसी बातों का जिक्र किया करेंगे। मेरे मित्र राकेश मारिया ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अरुण गवली के अरेस्ट करने की कहानी लिखी है, लेकिन मेरे पास उसके आगे की बहुत सारी बातें भी हैं। मारिया की लिखी कहानी बहुत बढ़िया है। मैं तारीफ करता हूँ राकेश मारिया और उनके जो राइटर एडिटर हैं उस किताब के। उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से वो सब फैक्ट्स बयान किए हैं, क्योंकि एक आईपी ऑफिसर जब किताब लिखता है तो वो पूरी की पूरी फैक्ट्स पे आधारित होती है। उस लैंग्वेज को थोड़ा सा फ्लावरी बनाने के लिए, थोड़ा सा रंग भरने के लिए, उसमें मिर्च मसाला नहीं बोलूँगा, वो रंग भरने के लिए थोड़ा सा उसको एक लिटरेरी टच देने के लिए फैक्ट्स के साथ साथ थोड़ी सी शब्दावली ऐसी इस्तेमाल की जाती है कि वो पढ़ने वालों को अच्छी लगे और उसका कोई मकसद नहीं होता। इट्स अ मार्वलस बुक, आप सबको पढ़नी चाहिए। खैर, वो कहानी जो मारिया ने बताई अपनी किताब में, लेट मी से इट नो, उसके पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये किस्सा शुरू होता है 2005 में। अरुण गवली की अरेस्ट जो होती है कमलाकर जमसन देकर शिवसेना कारपोरेटर के मर्डर के बाद, वो कहानी असल में 3 साल पहले शुरू हो गई थी, 2005 में। कैसे हुई ये उसका पहला पार्ट आज आपको सुनाएंगे। बात ऐसे हुई, प्रभा देवी एक इलाका है जो दगड़ी चाल से की बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ के बहुत सारे लोग, तभी ही कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा था। एसआरए जो स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के साथ मिलके बहुत सारे बिल्डर पुरानी जो इमारतें खोखली हो चुकी थी, जो झोपड़पट्टियाँ थी, उनको नए तरीके से बना के स्लम जो थे, गरीब लोगों के घर, उनको एरिया भले कम होता था लेकिन घर अच्छे बना के दे देते थे। गरीब लोगों की ज़िंदगी में एक थोड़ा सा क्वालिटेटिव चेंज आता था, वो अच्छी बात है। उनमें से एक छोटा सा बिल्डर था जिसका नाम था नंद कुमार नायक, जिसको नंदू नायक भी कहते हैं। तो उसका एक पार्टनर भी था एक। तो दोनों हिस्सेदार पार्टनर मिलके अपनी कंपनी चला रहे थे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट लेके एसआरए स्कीम के तहत
पुरानी झोपड़पट्टियों को गिरा के नई इमारतें और 280 स्क्वायर फीट या 250 स्क्वायर फीट के घर बना के उन स्लम वालों को देते थे। और जो FSI बचती थी, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, उसके साथ वो थोड़े बड़े घर बना के वो ओपन मार्केट में बेच देते थे, थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। छोटे प्रोजेक्ट्स में कुछ ज़्यादा बचता नहीं था, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं होता था। उनमें से एक इस किस्म का बिल्डर था, ठेकेदार था, जिसका नाम था नंदू नायक। अब 2005 में जब अरुण गवली के गैंग के सब दिग्गज गोरगे मर चुके थे, कोई पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, कोई गैंग रेबेलियन में मारा गया, 2-4 इसको छोड़ के चले गए, तो अरुण गवली की फाइनेंशियल हालत और जो उसके जो गैंग की हालत थी, इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा था। और साथ के साथ वो एक पॉलिटिकल लीडर बनने की तैयारी भी कर रहा था, तो काफ़ी तरह से घिरा हुआ था हर तरफ से। खर्चा बहुत था और आमदन कम थी। और उस आमदन को बढ़ाने के लिए जो रंगदारियों का नए सिरे से खेल शुरू किया अरुण गवली ने, उसका एक शिकार था ये नंदू नायक। अब देखिए, नंदू नायक को एक दिन एक फ़ोन कॉल जाती में कहा जाता है कि हम दगड़ी चाल से बोल रहे हैं, आपको दगड़ी चाल में आना पड़ेगा। दगड़ी चाल आप सबको मालूम है, अरुण गवली का हेडक्वार्टर, उसका किला। उस आदमी ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी कॉल आई, तीसरी आई, चौथी आई, ये कॉल्स का पूरा सिलसिला चलता रहा। वो आपको पूरी डिटेल हमारे मुंबई से सहयोगी बताएंगे। ये 3 पार्ट की सीरीज में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत नॉलेज रखते हैं अरुण गवली गैंग की। उन्होंने जो डिटेल्स बनाई हैं वो एक बार पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद इसका पूरा वृत्तांत मैं आपको सुनाऊंगा कि ये सब हुआ तो कैसे हुआ, कैसे इस मक्कड़ जाल में अरुण गवली फंस गया, या एक कोइंसिडेंस होता है। पुलिस को कई बार सबूत ढूंढने नहीं पड़ते, अपने आप मिल जाते। इसको लक भी कहते, किस्मत का खेल भी कह देते। वो भी कई बार पुलिस के साथ होता है। हालांकि मेन काम उनका तो इन्वेस्टिगेटिव स्किल ही होता है। पहले ये आप सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। साल 2005 में चैतन्य डेवलपर्स कंपनी के ऑफिस में एक कॉल आती है, जिसको नंदकुमार नाइक नाम का व्यक्ति रिसीव करता है। कॉल करने वाला व्यक्ति सामने से यह बताता है कि वह दगड़ी चाल से कोई राजू बोल रहा है और नंदकुमार नाइक से कह देना कि वह दगड़ी चाल में आकर हमसे मिले। उसके बाद नंदकुमार नाइक उस टेलीफोन नंबर को चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये टेलीफोन नंबर भाईकला टेलीफोन एक्सचेंज का है, जिसके अंडर दगड़ी चाल आता है। फिर 1-2 दिन के बाद उसी नंबर से लगातार 3-4 बार कॉल आता है, लेकिन नंदकुमार नाइक उन सभी कॉल्स को अवॉइड कर देते हैं। इस घटना के बाद उस ऑफिस का जो स्टाफ था उनमें थोड़ा डर फैल जाता है। बाद में नवंबर 2005 में फिर से कॉल आती है, जिसको नंदकुमार नाइक रिसीव कर लेते हैं। इस कॉल को रिसीव करने के बाद सामने से वही व्यक्ति बात करता है जिसने पहले अपना नाम राजू बताया था, और वो नंदकुमार नाइक से कहता है कि तुम कल शाम 6 बजे दगड़ी चाल के गेट पे आके खड़े हो जाना। अगर तुम कल दगड़ी चाल नहीं पहुंचे तो हम तुम्हें बादलों में भेज देंगे। दूसरे दिन शाम को 6 बजे नंदकुमार नाइक दगड़ी चाल के सामने वाले रोड पे पहुंच जाते हैं और काफी देर तक, तकरीबन 1.5 घंटे तक वहां वेट करते हैं कि कोई उनसे मिलने आएगा, लेकिन कोई उनसे मिलने आता नहीं। और 1.5 घंटे बाद नंदकुमार नाइक वापस अपने घर चले जाते हैं। एक्चुअली ये गैंग का तरीका है इस चीज को कंफर्म करने का कि हमारा जो टारगेट है वो सही में हमसे डर रहा है या नहीं। 2 दिनों के बाद नंदकुमार नाइक को फिर से एक कॉल आती है और उनको
कहा जाता है कि आज दोपहर को तुम दगड़ी चाल के गेट पर पहुंच जाना। उसी दिन दोपहर को नंद कुमार नाइक दगड़ी चाल के गेट पर पहुंच जाते हैं और कुछ समय बाद वहां पर एक आदमी आता है और वो नंद कुमार नाइक से कहता है कि मेरा नाम सुधीर घोरपड़े है और तुमको राजू बनकर कॉल मैंने ही किया। उसके बाद सुधीर घोरपड़े नंद कुमार नाइक को दगड़ी चाल के अंदर एक रूम के अंदर लेके जाते हैं, जिस रूम को मराठी में कहा जाता है भजनाची खोली। कुछ मिनटों के बाद उसी रूम में एक आदमी आता है जो नंद कुमार नाइक से कहता है कि मैं अरुण गवली का भाई हूँ और मेरा नाम है विजय भाऊ आहिर। विजय आहिर नंद कुमार नाइक से कहता है कि दादर एरिया में काम करने वाले जितने बड़े बिल्डर्स हैं उन सभी ने हमको अब तक 50 लाख रुपया दिया है, तो तुम्हें भी अब 25 लाख रुपया हमको देना पड़ेगा। नंद कुमार नाइक के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इस अमाउंट को घटाकर पहले 25 लाख से 10 लाख और फिर 10 लाख से 7 लाख तक फाइनल किया गया। दिसंबर 2005 में सुधीर घोरपड़े ने नंद कुमार नाइक के ऑफिस में पैसा कलेक्ट करने के लिए विजिट करना शुरू कर दिया, जिसका आखिरी इंस्टॉलमेंट मई 2006 में पेड किया गया। फिर नंद कुमार नाइक ने सोचा कि जितना पैसा मुझसे मांगा गया था उतना तो मैंने पूरा दे दिया है, तो अब कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। लगभग एक साल के बाद जुलाई 2007 में फिर से दगड़ी चाल से कॉल आना शुरू हो गया था। इस बार भी नंद कुमार नाइक ने दगड़ी चाल से आने वाले कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो एक दो दिनों के बाद एक आदमी उसके ऑफिस में आया जिसका नाम था दिनेश नारकर। उसने टेबल पे रिवॉल्वर रख दिया और वहीं से दगड़ी चाल में फोन लगाकर उसने नंद कुमार नाइक की बात विजय आहिर से करवाई। विजय आहिर ने नंद कुमार नाइक को फोन पर बहुत सारी गालियां दी और उसे दगड़ी चाल आने के लिए कहा। 24 मार्च 2008 को विजय आहिर ने नंद कुमार नाइक के ऑफिस में फिर से एक फोन किया और उसने नंद कुमार नाइक से कहा कि मैं दिनेश नारकर को भेज रहा हूँ, उसके पास तुम 3 लाख रुपए दे देना। जब नंद कुमार नाइक ने कहा कि वो पैसे नहीं दे सकता तो विजय आहिर ने नंद कुमार नाइक से कहा कि अगर तुम्हें पैसे नहीं दे सकते तो तुम्हें मारना पड़ेगा। इस धमकी के बाद नंद कुमार नाइक ने एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन के पीछे जो क्राइम ब्रांच की यूनिट नंबर 3 है वहां पे इन लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और एक्सटॉर्शन का केस फाइल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दगड़ी चाल से विजय अहिर, दिनेश नारकर, सुधीर घोरपड़े और प्रताप गोडसे इन चारों को अरेस्ट कर लिया। इनमें से प्रताप गोडसे जो था वो अखिल भारतीय सेना के साकिनाका यूनिट का प्रेसिडेंट था और जो सुधीर घोरपड़े था वो सेंट्रल रेलवे का एम्प्लॉय था। इन चारों से पुलिस ने जो पूछताछ की उसमें पता चला कि ये एक्सटॉर्शन जो किया गया था वो अरुण गवली के कहने पे किया गया था। तो दोस्तों सुना आपने, हुआ ये कि इस आदमी ने नंदू नायक, ये एक्टर भी बहुत बढ़िया था। और कई बार आपको बता दें कि जब आदमी किसी तकलीफ में पड़ जाता है, फंस जाता है, तो उसको बहानेबाजियाँ जो एक्टिंग करनी अपने आप उसकी जो नेचर है, उसकी ह्यूमन नेचर, वो उसको सिखा देती। उस आदमी ने अपने तरीके से इन सब जो धमकियां मिल रही थी उनसे बचने के लिए रोना धोना शुरू किया कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। आपने वो पूरी डिटेल हमारे सहयोगी से सुनी, पूरी एक एक का कॉल की डिटेल, किसने फ़ोन किया, क्यों किया, इससे 3-4 चीज़ें और निकल के सामने आती हैं। पहली बात, जैसे मैंने आपको कहा कि अरुण गवली गैंग वाज इन डायर नीड ऑफ फाइनेंसेस, मतलब अरुण गवली गैंग को पैसा चाहिए था। उसके कई कारण थे। जो बचे खुचे गैंगस्टर उनके साथ थे उनको महीने की तनख्वाह देनी, जो लोग उनके मारे गए उनके परिवार वालों को खर्चा देना, जो लोग दगड़ी चाल की सुरक्षा में लगे थे उनको मंथली सैलरी देनी। तो ये काफ़ी सारे खर्चे अंडरवर्ल्ड के होते हैं, उसका जिक्र भी करेंगे। राकेश मारिया ने भी अपनी किताब में उसका बहुत बढ़िया एनालिसिस किया है। तो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, आमदन कम हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? फिर यही कि लोगों से फिरौती मांगी जाए। आप देखिए कितनी मजबूरी होगी अरुण गवली गैंग की कि वो पहले मांगते हैं 25 लाख, ये कह के कि बाकी के बिल्डर जो हैं आपके इलाके के
उन सब बिल्डरों ने हमें 50-50 लाख दे दिया। तो हमें मालूम है कि आपका काम छोटा है, इसलिए आप 25 लाख दे दीजिए। अब इस आदमी ने अपना रोना धोना रो के वो अमाउंट पहले 15 लाख आ जाता है कम हो के, फिर 10 लाख आ जाता है। उसके बाद फाइनल सेटलमेंट जो है वो 2006 के एंड में, जब 7 के बिगिनिंग में, वो रह जाती है 7 लाख रुपए। आप देखिए कि एक आदमी से 25 लाख सुपारी मांगने के लिए 1.5 साल तक का समय लग जाता है, और उसके बाद वो आदमी सेटलमेंट करके देता है तो सिर्फ 7 लाख रुपए। और ये लोग 7 लाख रुपया लेके किस्तों में, वो भी एक साथ नहीं दिया उस बिल्डर ने, थोड़ा थोड़ा करके हर महीने इतने कर करा के उसने अपना समय निकाला। उसके बाद उसको लगा कि बात शांत हो गई, लेकिन अचानक फिर 2007 के एंड में फिर कॉल होनी शुरू होगी। नवरात्रि आई तो नवरात्रि के लिए चंदा इकट्ठा करना है। अब देखिए कि अंडरवर्ल्ड का डॉन, जिसका काम मरना मारना, क्राइम की दुनिया से जुड़े रहना, और वो आदमी नवरात्रि मनाने के लिए चंदा भी दूसरों से मांगता है। अरे भाई, अगर आपने नवरात्रि फेस्टिवल मनाना है तो अपनी जेब से मना लो, या अपील कर दो लोगों को कि आप चंदा दे दीजिए। मांगने की ज़रूरत क्या है, वो भी धमकियां दे के। दूसरी बात जो सामने आती है कि इनका सिस्टम देखिए, पहली बार जब नंदू नायक को मलाया जाता है, 1.5 घंटा वो दगड़ी चाल के बाहर खड़ा रहता है, उसको मिलने नहीं आता। ये एक खाली अरुण गवली गैंग की बात नहीं है, बाकी गैंग वाले भी ऐसे करते हैं। वो देखना ये चाहते थे कि ये आदमी आया है तो कहीं पुलिस को इन्फॉर्म करके तो नहीं आया, या इसके साथ कोई और दूसरे गैंग के लोग तो नहीं है जिनकी शरण में ये चला गया हो। और उसके बाद कोई उसको मिलने नहीं आता। वो 1.5 घंटा दगड़ी चाल के बाहर खड़ा रहता, इंतज़ार करके चला जाता है, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आती। इसके दो माने हैं। एक तो अंडरवर्ल्ड अपने शिकार को कहीं भी सही नहीं मानता, उस पर शक हमेशा करते रहते। दूसरा, अगर वो चला भी गया तो उसको नींद फिर भी नहीं आएगी, परेशान फिर भी रहेगा। और फिर इसको बुलाया जाता है तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे, ताकि वो किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सके। 10 बजे फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि आप 12 बजे दगड़ी चाल पहुंच जाओ। और उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग नाम जो हमारे सहयोगी ने बताया, जिस कमरे में उनको लेके जाया जाता है नंदू नायक को, उस कमरे का नाम है भजनाची खोली। वो कमरा, रूम, खोली, झोपड़े को, रूम को, छोटी जगह को खोली कहते, भजनाची खोली, जहाँ पे भजन किया जाता है। और ऐसा भजन वहाँ पे करवाते हैं कि आदमी, उसके हाथ पांव टांग सब टूट जाती है और वो भजन चलता रहता है। वो टॉर्चर रूम था बेसिकली अरुण गवली गैंग का, जिसका नाम रखा हुआ था भजनाची खोली। भजन करने का मंदिर वो बनाया था, जहाँ इंटेरोगेशन की जाती थी, टॉर्चर किया जाता था। बंदे मार भी दिए गए वहाँ से कई, जिनकी लाश वहाँ से निकली है उस भजनाची खोली से। तो ये कुछ बातें निकल के आती हैं, हमारे सहयोगी ने आपको बताएं। उसके बाद 2007 में दोबारा फिर एक्सटॉर्शन कॉल आते हैं नवरात्रि के नाम पर। फिर ये आदमी स्टैंड ले लेता है कि बहुत हो गया, होगा क्या, ये लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मार तो देंगे अगर मैं पैसा नहीं दूंगा। मैं पुलिस के पास जाता हूँ, मारना होगा तो फिर भी मार देंगे। तो ये एक डेस्परेट आदमी जब हो जाता है, कितनी बार आपको पैसा दे, कितनी बार आपके आगे झुके,
वो हद होती है। एक बार आपको मान के 7 लाख दे दिया तो उसके बाद आप और पैसा मांग रहे हो। अगर वो 3 लाख और भी दे देता, उसकी क्या गारंटी थी कि साल के बाद फिर उससे पैसा नहीं मांगा जाता। तो दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड के असूल काम देखिए आप कैसे करते हैं। जो आदमी एक बार डर गया उसको बार बार डराते, ये कमजोरियों का फायदा उठाते। खैर, अल्टीमेटली वो आदमी पुलिस के पास चला जाता है, जो क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन पे, उसके कंपाउंड में ही क्राइम ब्रांच की यूनिट का ऑफिस है, वहाँ चला जाता। वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा देता है और उसके बाद जिन लोगों के नाम हमारे सहयोगी ने लिए, उन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है ये आपको कल के एपिसोड में बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। कल पुलिस को इन 4 लोगों की इंटेरोगेशन करते करते अचानक एक और सबूत मिल जाता है। अचानक उस सबूत को लेकर पुलिस पहुंच जाती है कमलाकर जमसन देकर के मर्डर के सॉल्व करने तक। कैसे हुआ यह पूरा हादसा, ये सब कल आपको बताएंगे, इंतज़ार कीजिए। एक नए तरीके से हम आपको अंडरवर्ल्ड की वर्किंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। हमने बहुत सारा काम कर लिया है कि कैसे हथियार खरीदे जाते हैं, कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ से आते हैं, कौन लाता है, पूरी प्रोसेस आपको समझाएंगे। आने वाले दिनों में कुछ और तरीके से अंडरवर्ल्ड की बातें करना शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।